अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। में पहली जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है अ फिश इज हंग ऑन अ स्प्रिंग स्केल। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इन सच अ स्केल इफ द स्प्रिंग स्ट्रेचेस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 10 किलोग्राम लोड। और बी पार्ट में पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ द फिश दैट स्ट्रेचेस द स्प्रिंग 5.5 सेंटीमीटर। अब पहले पार्ट में अगर आप देखें तो उस पार्ट के अंदर उसने आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। मैथ दिया हुआ है 10 kg, यानी कि आप इससे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपसे पूछता है कि कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, यानी कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। अब के को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखें तो हम लगाते हैं हुक्स लॉ। तो फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है उसको हम सॉल्व करने के लिए इस तरह लिखेंगे कि यहाँ जो जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पर वेट के बराबर है। क्यों? क्योंकि उस स्प्रिंग के साथ आपने क्या किया हुआ है, फिश को हैंग किया हुआ है। तो वर्टिकली हैंग किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर स्प्रिंग वर्टिकली मैस स्प्रिंग सिस्टम है और वेट बराबर होता है किसके, एम जी के। तो ये तो आपके पास आ गया फोर्स। फिर हम जानते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल्स टू बराबर होता है के एक्स के। अब यहाँ पर अगर मुझे के फाइंड आउट करना है तो फार्मूला बन जाएगा के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। एफ की जगह आ जाएगा एम जी और एक्स ये आ गया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैथ की जगह आपने लिख देना है 10, ऐसा यूनिट में गिवन है। जी है 9.8 और जो एक्स है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, और इस 8 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 0.08। ठीक है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इन तमाम चीजों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, सॉल्व करें जब तक मैं सेकंड सर पार्ट का डेटा लिख वन लेता हूँ। थाउजेंड वन जी जी, थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव गुड। 1225। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका हो गया आंसर। के इज इक्वल्स टू 1225 न्यूटन पर मीटर। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द मास ऑफ द फिश दैट स्ट्रेचेस द स्प्रिंग 5.5 सेंटीमीटर। आपने मास कैलकुलेट करना है और अब उन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है वो है 5.5 सेंटीमीटर, ये एक्स गिवन है, और आपको एम जो है वो क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। अगेन फार्मूला हमारे पास वही है, सिर्फ अब फर्क क्या होगा कि के की वैल्यू अब हमें पता चल गई है। तो ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है इस फार्मूले को ही मैं क्या कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा एम जी डिवाइडेड बाय एक्स किसके बराबर है, के। तो अगर मैं एम को आइसोलेट करूं तो फार्मूला बन जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाय जी। अब के की वैल्यू क्योंकि निकल गई है 1225, एक्स की वैल्यू 5.5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.055, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, जी के साथ, और उसकी वैल्यू है 9.8। तो अब आप जरा सॉल्व करने, यहां से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसका आंसर तकरीबन कोई 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। जब आप 1225 को 0.055 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन आपने इसको डिवाइड करना है किससे, 9.8 से, तो ये आपके पास आंसर आता है। मेरा आंसर आ रहा है 12। पहले वाले का 1225 था और ये एग्जांपल जो इसका है 6.875 kg। 6.875 kg, बिल्कुल सही है। ये आपके पास इसका मैथ हो गया जो कि हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक हो गया। पहला इसको मेरा आ रहा था पहले 6.875 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अच्छा, यस। नहीं लेकिन एक्सपोनेंट -3 तो किसी भी तरह से बनता नहीं है, क्योंकि 1225 को जब आप 0.055 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो आपके पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं तीन तीन वो तो हो जाएंगे खत्म। तो फिर 9.8 से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो आपके पास इसी तरह आना चाहिए, 6.8। एक्सपोनेंट की वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए इसमें। नो सर ठीक है सॉरी, ना। मैंने वो 1225 को डिवाइड कर दिया था। हाँ यही वजह है। ठीक है ना। चले असाइनमेंट जरा देखते हैं इसका। असाइनमेंट में कहते हैं द ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग।
द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 9.8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है, मैथ्स गिवन है। तो मैथ्स क्योंकि 500 ग्राम है, इसे हमें किलो ग्राम में लिखना है। तो मैं लिखूंगा एम की वैल्यू है 500 ग्राम और ये हो जाएगा 0.5 kg। उसके बाद आगे सर उन्होंने लिखा हुआ है, जी जी, सर 50 न्यूटन पर मीटर। इसका आंसर आ रहा है। यस सर। बिल्कुल ठीक है, 50 Nm/मीटर है, बिल्कुल सही है। जी की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी, जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ हुआ है उसकी वैल्यू उन्होंने बताई हुई है 9.8। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट आपने निकालना है उसका फार्मूला होगा K इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। ठीक है, बिल्कुल। एफ की जगह आप लिख देते हैं mg ओवर एक्स। एम को आपने लिखा 0.5, 9.8 एंड देन डिवाइड कर दिया इसको 0.098 से। तो आपने बताया के का आंसर है 50 Nm/मीटर, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 17.2 कहते हैं अ बॉडी विद मास 800 ग्राम अटैच टू अ स्प्रिंग वाइब्रेट्स विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। अब देखें आपको क्या क्या गिवन है, मैथ्स गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें एम की वैल्यू है 800 ग्राम, इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.8 kg। उसके बाद कहते हैं कि वाइब्रेट्स विद एम्पलीट्यूड ऑफ 30 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है 30 सेंटीमीटर। इसे मैं 0.3 मीटर लिख सकता हूँ 100 से डिवाइड करके। फिर रीस्टोरिंग फोर्स गिवन है कितनी, 60 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू 60 न्यूटन। उसके बाद आगे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है 0.30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी है 0.30 मीटर। फाइंड, पहले पार्ट के अंदर वो कहता है आपने फाइंड आउट करना है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपने ओमेगा फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में वो कहता है आपसे कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी भी बतानी है, एक्सेलरेशन भी बताना है, और किस डिस्प्लेसमेंट पे बताना है, 12 सेंटीमीटर पर। ये वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यानी 0.012 मीटर। ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ से क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा का जो हमारे पास फार्मूला है, अ, उसको मैं लिखता हूं, और वो बराबर होता है √K/m के। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें के नहीं पता। अगर के पता हो तो हम यहाँ पर ओमेगा निकाल सकते हैं, तो हम के निकाल लेते हैं। के का जो हमारे पास फार्मूला है वो F इज इक्वल्स टू के एक्स है। और हम फोर्स भी जानते हैं, एक्स भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स नॉट है वो आपके पास मैक्सिमम है, तो F अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के। तो अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखिए ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा F अपॉन एम एक्स नॉट। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्स की वैल्यू है 60, मास की वैल्यू है 0.8 और एक्स नॉट है 0.3। तो यहां से आपके पास आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होगी रेडियन पर, कितना आ रहा, सर 15। 3.81। बिल्कुल ठीक है, 15.81 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी क्या आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने, जी जी, सर 15.8198 इसको क्या लिखेंगे, 81 ही लिखेंगे या फिर 82 लिखेंगे? 8198 है तो इसको आप 82 कर लें। लेकिन देखें ना, जब तक कि ये नंबर आपका 5 से बड़ा नहीं होता तो क्या ये 8 को चेंज कर सकता है। इसलिए अगर 81 लिखें या 82 लिखें, इससे कोई चेंज नहीं आएगा आंसर के अंदर। या तो ये होता ना कि ये 85 होता, तो 859 से फिर जाहिर सी बात है कि वैल्यूज जो थी वो 6 में पहुंच जाती, और 6 जो है 8 को चेंज कर सकता था। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है। ओके अच्छा, सर। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम वेलोसिटी का फार्मूला जानते हैं, और वो बराबर होता है ओमेगा √x0² माइनस एक्स स्क्वायर। उसने हमें एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर बताई हुई है। ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया है, एम्पलीट्यूड 0.3 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे 15.82। अंडर रूट में आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, तो एक्स नॉट गिवन है 0.3 का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है 0.12 और ये स्क्वायर। सॉल्व कर लें यहाँ से वेलोसिटी। सबसे पहले आप रूट को सॉल्व करें।
तो रूट सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसको 15.82 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये इसका सेकंड पार्ट है। सर मेरा टोटल आंसर 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है? नहीं, नहीं मिस्टेक है सॉरी, कहीं पर। 1.4 है, 1.4 है हाँ सर, मैंने बिल्कुल वो 1.4। स्क्वायर नहीं लगाया था मैंने सर। बिल्कुल सही, 1.4 मीटर पर सेकंड ये है इसकी क्या, वेलोसिटी। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। जो आपका आंसर आ रहा है मेरे ख्याल में वो एक्सेलरेशन का होगा। एक्सेलरेशन बराबर है ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वो है 15.82 स्क्वायर, और एक्स जो है वो है 0.12। तो इसे सॉल्व करने यहां से आप देखें एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड सर। 3 मीटर सेकंड। पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके असाइनमेंट पर। तो देखिए असाइनमेंट के अंदर कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज 0.40 सेकेंड। टाइम पीरियड आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइम पीरियड है 0.40 सेकेंड, 0.40 सेकेंड। और उसके बाद वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग 0.04 फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 0.04 मीटर, और आपने क्या करना है, अपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला लिखा, एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए। अब ओमेगा हम कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा के बहुत सारे फार्मूले हैं, जिसके अंदर से एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड है, उसे हम एक्स से लिख देते हैं क्योंकि मेरे डेटा ही है। तो अब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, -2, 3.14, ये हो जाएगा 6.28, और टी की वैल्यू है 0.4, और एक्स की वैल्यू है 0.04। सर मेरा यस, आंसर 9.87 आ रहा है। 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर हो गया। एक्सेलरेशन, और नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा कहाँ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, चल। तो 17.3 इसके अंदर कहते हैं कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो अब देखें कि एल की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, तो हम देखते हैं 3.14। ठीक है, लेंथ की जगह पर इन्होंने कह दिया कि जो आपने लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड 1 है, तो मैंने टाइम पीरियड की जगह पर 1 पुट करना है। ये आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ जी की वैल्यू क्या है, 9.8। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एल को आइसोलेट करना है। तो इसका ये तरीका होगा कि हम स्क्वायरिंग कर देते हैं ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें 2 का स्क्वायर 4, 3.14 पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाय 9.8। अब इसको रीअरेंज कर लें तो इस तरफ आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 4, 3.14 स्क्वायर, और ये आपके पास लेंथ हो गई आइसोलेशन। एल की वैल्यू अब आपने क्या कर देनी है, फाइंड आउट। सर 24.8 इंटू 10 to the power -2। 24.8 एक्सपोनेंट -2 मीटर। तो -2 जो है वो आपके पास सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया 0.0248 भी, 0.248 भी लिख सकते हैं, या 24.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। ये इसका आंसर है। फिर सर हम आते हैं, इसको हाँ मीटर हाँ में जी नहीं बोला। करेंगे? मीटर में अगर चाहे कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। अगर आप मुझे बताएं जो ऊपर आपने वैल्यू मुझे बताई है वो वैल्यू पहले से मीटर में ही तो थी। ये देखें ये मीटर में है ना, वो तो मैंने तो एक्सपोनेंट -2 देख के प्रीफिक्स पुट किया, अदरवाइज तो मीटर में ही तो आंसर आया था। यस यस सर यस। ठीक है, अच्छा। 17.3 कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ
time period on the surface of moon is 1/6 of its value on earth. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून जो है वो गिवन है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। तो अब अगर आप देखें तो हमें जो डेटा गिवन है उस डेटा में लेंथ आपको इन्होंने दे दी है 1 मीटर। अब यही पेंडुलम अर्थ पर है, यही पेंडुलम मून पर है, इसका मतलब लेंथ चेंज नहीं होगी। जो चीज चेंज होगी वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 होती है, और वो कहता है इसी वैल्यू को अगर आप मून पे लेके जाएं तो वो 1/6 टाइम है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। ये वैल्यू उन्होंने दे दी है। तो आपसे कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑन सिंपल पेंडुलम ऑन मून एंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ। ये हमने टाइम पीरियड का जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने क्वेश्चन जो थे सॉल्व किए थे। तो चलें इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, अब ये फार्मूला जब मैं टाइम पीरियड मैंने ये लिख दिया, ये है अर्थ के ऊपर, तो मैं इसे लिख देता हूँ टीई और ये हो गया जीई। तो 3.14 अंडर रूट एल की जगह 1 और जी की जगह 9.8। तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा अर्थ पे, वो कितना होगा। और इसी तरह मून पे 2 seconds. जी कितना 2 सेकेंड। Yes, sir. ठीक है, अब टाइम पीरियड ऑन मून, तो यहाँ पर आपने लिख देना जी एम टू 3.14 अंडर रूट एल की जगह आ गया 1। जी को अगर आप सॉल्व करें 9.8 डिवाइडेड बाय 6 तो ये तकरीबन 1.6 के करीब आंसर आ जाएगा। देखें 9.8 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है। सर मेरा टोटल आंसर मैंने कैलकुलेट जब किया है तो 4.92 आ रहा है। 4.92। ठीक है जी, 4.92 सेकेंड। तो ये आपके पास टाइम पीरियड हो गया जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास यही इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 2 सेकेंड और 4.92 सेकेंड। अगर आप सर इसकी रेशो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं कि आपने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करके रेशो ले लेनी है जी। सर ये 1.8 समथिंग आ रहा था तो ये इसको कहा है कि 3 सेकंड के अप्रोक्सीमेटली इक्वल करना है। 9.8 को आपने 6 से डिवाइड किया तो 1.8 आ रहा था। 1.89 यस। 1.89, फिर तो आंसर में बहुत वेरिएशन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1.98 हाँ ऐसा आ रहा है। 1.89 से तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वैसे ग्रेविटी जो होती है ना मून के ऊपर वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फिर डिफरेंट एल्टीट्यूड। वैसे अभी 9.8 को मैंने 6 से डिवाइड किया, मेरे पास तो 1.63 आंसर आ रहा है। आपने कैसे सॉल्व किया था सर 9.8 को। जी जी बोले। कलेक्टिवली पूरा सॉल्व किया। नहीं नहीं, आप कलेक्टिवली सॉल्व नहीं, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि ये जो ग्रेविटी है ना मून पर, इसको सॉल्व करें ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, तो यहां से आंसर आ जाएगा 1.63। ठीक है ना, अब आप क्या करें, इस 1.63 को यहाँ पे पुट करें और उसके बाद देखें आपका क्या आंसर आ रहा है। हाँ सर मैं उसकी बात कर रही थी, मैं अर्थ वाले की बात कर रही थी अच्छा, अर्थ वाले इसलिए। की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, वो तो अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड है, सही है वो तो। अरे मैं ये ओके समझा सर। कि ग्रेविटी ऑन मून कह रहे हैं। मैंने कहा ये इतना तो फर्क नहीं आ सकता, 1.98 तो बहुत ज्यादा होती है, इतनी ग्रेविटी नहीं। चले ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, आते हैं इसके एग्जाम्पल 17.4 पर। अच्छा, अब ये आपके पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर वो कहता है कि अ 0.025 किलोग्राम mass is attached to a spring which is displaced through 0.1 meter to right of its mean position and then released. Time period of oscillation is 1.57 second. Calculates its angular speed, total energy, maximum acceleration. तो आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपने एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ए नॉट। तीन चीजें हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखें, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के बी, और जो हमें डेटा गिवन है उस हिसाब से हम 2 पाई अपॉन टी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इन्होंने जो है वो गिवन क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.57 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3.14 और डिवाइडेड बाय टी की जगह पर आ जाएगा 1.57। तो यहाँ से आप ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे,
सर मेरा आंसर आ रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया ओमेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है टोटल एनर्जी। देखिए ये जो टोटल एनर्जी होती है, इस टोटल एनर्जी को हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा हुआ। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो टोटल एनर्जी है वो बराबर आती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब अब यहाँ पर अगर मैंने जो वैल्यूज है के की जगह पर अगर मैंने पुट करना है तो के का आंसर क्या आएगा। तो देखिए के का जो आपके पास फार्मूला है वो ये भी होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो अगर मैंने यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है तो मैं स्क्वायरिंग अगर करूं तो देखिए के इसके बराबर आ जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर एम के। तो इस के की वैल्यू को मैं उठा के सब्सटीट्यूट करूंगा कहां पर, इस जगह पर। तो जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो टोटल एनर्जी का फार्मूला अब चेंज होके इस तरह लिखा जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी ने। ओमेगा की वैल्यू 4 है, जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो 0.1 है। तो हाफ मैथ की वैल्यू कितनी है, मैथ की वैल्यू 0.025 है और ये है एक्स। ठीक हो गया। तो एम की जगह लिख दिया 0.025, फिर ओमेगा की जगह आपने लिख दिया इसमें 4 और इसका स्क्वायर भी करना है। फिर एक्स नॉट की जगह आपने लिख दिया 0.1 और इसका भी स्क्वायर करना है। तो अब आप टोटल एनर्जी यहां से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट। सर इसका आंसर आ रहा है 2 × 10⁻³ जिसको हम कह सकते हैं 2 मिली जाउल्स। 2 मिली जॉल्स बिल्कुल सही है, इसे हम लिख सकते हैं 2 मिली जॉल्स। ठीक हो गया। तो ये आंसर आ गया टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है मैक्सिमम वो बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट के। तो ओमेगा की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू 0.1, तो क्या हो जाएगा 16 और 0.1, 0.16 या सर 1.6। 1.6। बिल्कुल सही, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया इसका एक्सेलरेशन। चलो असाइनमेंट करते हैं इसका। Find the amplitude, frequency, time period of an oscillating at the end of a spring if the equation for its position at any instant t is given by x is equals to 0.25 cos pi by 8 t. Also find the displacement of object after 2 seconds. अब देखिए क्या क्या गिवन है हमें। उन्होंने कहा है एम्पलीट्यूड निकालें, एक्स नॉट, फ्रीक्वेंसी निकालें, टाइम कैलकुलेट करें, और एंड में जाकर कहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर टाइम कितना हो, 2 सेकेंड। ये गिवन है आपके पास। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी जो इक्वेशन है जनरल उसे लिखेंगे। जनरल इक्वेशन हमें गिवन है, ये गिवन है इक्वेशन जनरल। तो गिवन में मैं इक्वेशन को लिखता हूं, x इज इक्वल्स टू 0.25 कॉस, और ये आपके पास है पाई बाय 8, पाई बाय 8 और ये t। ठीक है। तो ये आपके पास दिस इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं अपनी जनरल इक्वेशन के साथ तो हमें बहुत सारा डेटा जो होगा इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी जनरल इक्वेशन के साथ तो हम लिखते हैं जनरली जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अब अगर जरा देखें कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक्स नॉट की जगह पे यहाँ लिखा हुआ है 0.25, इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या है 0.25। दूसरा, ओमेगा की जगह लिखा हुआ है पाई बाय 8। तो अगर आपके पास ओमेगा गिवन है तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। ठीक है ना। और एंड में जाकर आपने टी की वैल्यू पुट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ डेटा तो आपको इस इक्वेशन के बाद ही पता चल गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो एक्स नॉट है वो 0.25 मीटर है। ये आपके पास हो गया एक्स नॉट। अच्छा, उसके बाद जो ओमेगा है वो बराबर है पाई बाय 8 के। तो मैंने अगर यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू पाई बाय 8।
तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी 1/8 और ये है 1/16 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां से टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1/16 रेसिप्रोकल होने के बाद क्या आ जाएगा 16 सेकेंड। तो आप देखें कि जो शुरू में उसने हमें कहा था डिस्प्ले एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, तीन चीजें तो हमें पता चल गई। अब चौथी चीज, उसने हमें कहा कि आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है कब, जब टाइम कितना हो 2 सेकेंड हो। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर इक्वेशन जो गिवन है x इज इक्वल्स टू 0.25 कॉस π/8, ये लिख दिया मैंने π/8, और टाइम की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड, ये मैंने लिख दिया 2। देखो 2 1 2, 2 4 8, तो x इक्वल टू 0.25 कॉस π/4 को हम क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 से डिवाइड करें 45 डिग्री बनता है एंगल, ठीक है ना। 180 का क्वार्टर पार्ट, फोर्थ पार्ट 45, कॉस 45 बराबर होता है 0.707 के, या 1/√2 के। तो 0.25 को 0.707 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके पास क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0.18 meters. 0.18 मीटर, ये इसका क्या हो गया उत्तर हो। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट और एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।